जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। और इससे पहले जो है आपका 15 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। और जो काफ़ी दिनों से जो इस बुक से ये प्लेटफॉर्म बुक का प्रैक्टिस सेट है, तो इसका काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रहा था। तो अब हम लोग इसका जो प्रैक्टिस सेट रेगुलर हो जाएगा। आपको एक एक दिन अल्टरनेट करके इसका जो प्रैक्टिस सेट है दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। और चलिए यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न है ये मैथ का प्रश्न है। तो मैथ का प्रश्न हम छोड़ दे रहे हैं, आपको लेकर चलते हैं अपने हिंदी के प्रश्न में, जो कि हम लोग का 11 नंबर से दिया गया है। देखिए यहाँ से जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें हम लोग को छांटना है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे कि जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। फिर है दूसरा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे। तीसरा है कि इस बार फसल अच्छी होगी। और चौथा है कि बैठक का समय 4:10 होगा। तो इसमें देखिए जो गलत कथन है कि जो बैठक का समय है 4:10 में होगा, यह ऑप्शन जो डी है यह गलत है। ठीक, इसमें जो सही क्या होता, तो इसमें सही होता है कि बैठक का जो समय है 4:10 में है, होगा के जगह पर क्या होना चाहिए था, है का प्रयोग हुआ। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है यहाँ पर विदुषी। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला जो 13 नंबर प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें उज्ज्वल कौन सा सही लिखा गया है, इसमें जो ऑप्शन डी का उज्ज्वल है वो सही है। अगला जो 14 नंबर प्रश्न है कि परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है परिक्रमा शब्द में। तो परिक्रमा शब्द में जो आपका परि उपसर्ग है, राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होता है कि ईर्ष्या करना। ठीक, क्या होता है, ईर्ष्या करना या जलना, एक ही बात है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि सुख चैन में कौन सा समास है। तो सुख चैन में यहाँ पर जो हम लोग का समास है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारा है या फिर तत्पुरुष। तो आपका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास है सुख चैन में। चलिए 17 नंबर जो प्रश्न है कि सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक क्या है। यहाँ पर वन में जो है तो इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य में जो प्रयोग हुआ है आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। तो जल्दी चलो इसमें जो विशेषण का प्रयोग हुआ है आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्वत का पर्यायवाची चिन्ह नहीं है, कौन सा जो है पर्वत का पर्यायवाची चिन्ह नहीं है। नभ है, शैल, भूंधर और नाग। तो इसमें जो राइट आंसर हम लोग का पर्यायवाची पूछा गया कि नहीं है, तो ये हो जाएगा जो नभ होता है वो पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता, ये आपको आकाश का पर्यायवाची होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि शाखा का बहुवचन क्या होगा। तो शाखा का यहाँ पर हम लोग का जो बहुवचन होगा वह शाखाएँ होगा। राइट आंसर सी कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का ये अंग्रेजी का प्रश्न है, इसमें हम लोग अंग्रेजी को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, इफ़ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। तो देखिए इसमें आपको देना है कि इसमें आंसर है या फिर नहीं है, तो आप लोग डी लगा लीजिए कि आंसर नहीं है। तो हालांकि इसमें जो आंसर में आपको गलत, देखिए यहाँ से ही आस्क्ड मी डैट इफ़ आई गोट करोड़ यहाँ पर रुपीज़ व्हाट आई वुड डू या फिर नहीं एरर है। तो देखिए इसमें जो एरर है कि यहाँ पर डैट और इफ़ का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर डैट और इफ़ के प्रयोग पर क्या होता है ना कि डैट और इफ़ दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, इफ़ का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो डैट का और इफ़ का प्रयोग जो एक साथ नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए वाला है वो आपका गलत है। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या होगा, डैट का प्रयोग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 22 नंबर है कि चूज द मीनिंग ऑफ द एडम्स गिवन बिलो। यहाँ पर एडम्स का जो मुहावरे का सही अर्थ बताना है, जैसे कि टू लिव नो आ स्टोन यहाँ पर अनट्रेडेड। तो इसमें कह रहा है कि टू लिव नो स्टोन अनट्रेडेड। तो इसका जो देखिए इसका हिंदी होगा कि प्रत्येक संभव प्रयास करना, अर्थात पूरी ताकत से कोशिश करना। पूरी ताकत से कोशिश करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही अर्थ होगा कि टू ट्राई विद फुल माइट। क्या होगा, टू ट्राई विद फुल माइट। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिए।
चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 23 नंबर है कि समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस। तो इसको चेंज या पैसिव वॉइस, सॉरी इसमें वॉइस चेंज करना है। समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, तो यहाँ पर हम लोग का जो वॉइस चेंज करेंगे तो इसमें पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे। यह होगा माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय स्टोलन समवन। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन जो सी है कि माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय समवन, तो राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि चूज द वर्ड विच मीन्स दी सेम एज, यहाँ पर ग्रीफ है, यहाँ पर सेम एज ग्रीफ है। तो यहाँ पर कहे कि चूज द वर्ड विच मीन्स ऑफ द सेम एज ग्रीफ। यहाँ पर ग्रीफ जो शब्द दिया गया है इसी का सेम वर्ड खोजना है। ग्रीफ का मतलब क्या होता है? ग्रीफ का मतलब दुख होता है, तो यहाँ पर इसका जो सेम मीनिंग होगा सरो। यहाँ पर सरो का मतलब भी दुख होता है, तो राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिए। चलिए अगला जो 25 नंबर प्रश्न है कि चेंज द वर्ड अल्टरनेशन नाउन टू मेन वर्ब एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो अल्टरनेशन है, ये अल्टरनेशन का मतलब क्या बोलते हैं कि अल्टरनेशन का जो नाउन है तो इसमें आपको मेन वर्ब क्या होगा? अल्टरनेशन मतलब होता है मिलावट। अल्टरनेशन का मतलब मिलावट होता है, इसका वर्ब में जो हो जाएगा आपका अल्टरेट होगा। ठीक, अल्टरेट हो जाएगा, तो ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला जो 26 नंबर प्रश्न है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें हम लोग का इनकरेक्ट जो शब्द खोजना है कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें आपको मेडिटेटिव जो लिखा गया है गलत लिखा गया है। यहाँ पर डी के बाद आई होगा। ठीक, यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर जूम कर देते हैं, यहाँ पर जो ई के जगह पर क्या होगा? आई का प्रयोग होगा, मेडिटेटिव होगा। ठीक, चलिए बाकी जब 3 ये जो है आपका सही है। चलिए 27 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर 27-28 है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड गिवन ऑफ ऑप्शन। जैसे कि यहाँ से 27 नंबर, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ही ओवर हैड ऑल डेट हिज फ्रेंड। तो ही ओवर हैड ऑल डेट हिज फ्रेंड, तो देखिए इसमें जो हम लोग का प्रयोग होगा ये आपका जो टेंस कह रहा है ये आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या लगेगा? हाइड कमांडेड लगेगा। क्या होगा? हाइड कमांडेड, राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है कि ही गैपिज आउट द विलेज अ फ्यू डे एगो। यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर लेफ्ट का प्रयोग होगा कि द गैपिज लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डे एगो। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि चूज द ऑप्शन इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर प्रोलिफेरेशन है, तो प्रोलिफेरेशन का यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मीनिंग गिवन वर्ड जी ऑपोजिट मीनिंग खोजना है, यानी कि उल्टा मीनिंग खोजना है। तो देखिए यहाँ पर प्रोलिफेरेशन मतलब होता है प्रसार या वृद्धि करना, तो यहाँ पर क्या होगा? हम लोग का यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब होता है कमी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चूज द वर्ड नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर वी ऑल वेयर गिवन, यहाँ पर वर्बल कॉन्स्टेंट है, तो वर्बल कॉन्स्टेंट यहाँ पर हम लोग का चूज दी वर्ड नाउन खोजना है। ठीक, तो इसमें हम लोग का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग का होगा कॉन्सेंट होगा। ठीक, क्या होगा? कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? सहमति होता है। ठीक, चलिए राइट आंसर आप लोग यहाँ पर से कर लीजिए। और यहाँ से हम लोग का जो 31 नंबर प्रश्न है तो ये मैथ का है, और 31 से 40 तक इसमें आपको जो प्लेटफॉर्म का सेट है इसमें आपको 20 प्रश्न मैथ का दिया गया है, तो आप लोग सॉल्व करिएगा। और यहाँ से 41 नंबर से जो प्रश्न हम लोग का ये साइंस से शुरू हुआ। कह रहा है कि एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है। पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु है, तो कौन सा बिंदु है? वह बिंदु है आपका पहिए का एक ज़मीन के साथ संपर्क वाला बिंदु है। ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि लेजर क्या होती है। तो देखिए लेजर जो यहाँ पर पूछा गया क्या होती है, तो एक वर्णीय काला संबंध प्रकाश का एक पुंज होता है जिसको लेजर कहते हैं। और लेजर का जो आविष्कार है ये 1960 में हुआ था। ठीक, इसका आविष्कार किसने किया था? तो थियोडर मेनन ने किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का
43वां प्रश्न है कि एक लकड़ी के गुटका का 2/3 जल में डूबकर तैर रहा है तो इसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा। ठीक, इसमें प्रश्न है कि एक लकड़ी के जो एक गुटका या गल्ला कट्टा बोलिए तो वह जो है आपका 2/3 जल में डूबकर तैर रहा है तो इसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा। तो इसका अपेक्षित घनत्व होगा 2/3 होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि एक वस्तु पृथ्वी से 1 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है यदि संघट्य हेतु प्रत्यावस्थन गुणांक 0.6 हो तो संघट्य के पश्चात गेंद कितना ऊंचाई तक उछलेगा। तो यह जो गेंद उछलेगा आपका 0.36 मीटर तक यह जो गेंद है आपका उछलेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यह आपका गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। ठीक, आपको याद रखना है, ये गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। अगला जो प्रश्न है कि एक लड़के का भार है 300 N यानी कि 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस जो है नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है। 2100 जूल, 1000 जूल या फिर 1200 जूल। तो देखिए वह जो करता है आपका वह, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर जो होगा वह आपका 0 जूल कार्य करता है। एक जो इसमें राइट आंसर होगा यह 0 जूल जो है यानी कि 0 कार्य करता है। राइट आंसर आप लोग सीख कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर जो होता है कि कार्य जो अधिकतम होता है जब बल और विस्थापन एक दूसरे के समांतर होते हैं, इसलिए कार्य जो 0 होगा जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है तो क्या होता है, जो कार्य होता है वो 0 होता है। अगला जो प्रश्न है कि किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु पर क्रमशः भार W1, W2 और W3 है तो W1, W2 और W3 है तो क्या होगा। तो यहाँ पर W1 इसके लेस देन W2 और ग्रेटर देन W3, यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यहाँ पर राइट है, ये है जो आपका राइट आंसर होगा कि W1 जो है लेस देन W2 और ग्रेटर देन W3। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दो सरल लोलकों में आवृत्तियों का अनुपात जो 2:3 है तो उसके लंबाइयों का अनुपात होगा। तो उसके जो लंबाइयों का अनुपात होगा वह 9/4 होगा। क्या होगा, उसके लंबाइयों का जो अनुपात होगा वह 9/4 होगा। चलिए यहाँ पर 49 नंबर जो प्रश्न है कि वायु में प्रचक्री, यहाँ पर प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या, यहाँ पर क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। तो यह सभी व्याख्या जो की जा सकती है बर्नौली के प्रमेय के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं बर्नौली का प्रमेय का। तो देखिए जो आंधी आने पर जो छप्पर उड़ जाता है यह सभी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर यहाँ पर जो आपका पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो धूलकण भी यहाँ पर आपको आकर्षित होते हैं, तो वह भी आपको जो है बर्नौली के प्रमेय पर ही आधारित होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न 50 नंबर है कि पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा। तो जब बर्फ़ का जो टुकड़ा पिघलेगा तो जो पानी का जो स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा, पानी का जो स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 100 AMU एटॉमिक मास यूनिट ही यहाँ पर He में He परमाणुओं की संख्या। तो इसमें He परमाणुओं में जो परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो इसमें जो संख्या होगी आपका 25 होगा। राइट आंसर ए कर लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में सबसे छोटा आयन कौन सा है। तो सबसे छोटा आयन, ये शायद ये पिछले प्रश्न में भी सेट में भी ये प्रश्न आया हुआ था। तो ये जो इसका सबसे छोटा आयन जो होगा Si4, यहाँ पर इसके पावर में 4 और प्लस होगा। ठीक है, ये सबसे जो छोटा आयन है। अगला जो प्रश्न है कि पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कि पुरातात्विक खोजों के काल का निर्धारण करने के लिए किसका खोज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 6 से 14, यहाँ पर इसको कार्बन 14 विधि भी इसको कहते हैं, तो इसी का जो है प्रयोग किया जाता है। और जो देखिए
इसका जो इसे क्या बोलते हैं, इसका जो खोज किया गया था ये 1940 में लिविंग नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ठीक, कब किया गया था आपको याद रखना है, 1940 में। यह जीवाश्मों का जो आयु है वही पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये 1940 में किया गया था लिविंग के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि निम्न में से किसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर O2 में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि Li से F तक अवॉर्ड सारणी में आयनन विभव है, क्या है। देखिए यहाँ पर Li से F तक अवॉर्ड सारणी में आयनन विभव जो है यह आपका क्या होता है, बढ़ता है। राइट आंसर ए होगा। अगला जो प्रश्न है कि अयस्कों के शोधन के लिए फेन उत्प्लावन विधि में प्रयुक्त होने वाला तेल है कौन सा। यहाँ पर फेन ये क्या बोलते हैं, फेन उत्प्लावन विधि में जो प्रयुक्त होने वाला तेल है वो कौन सा तेल है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा वह आपका चिड़ का तेल होगा। राइट आंसर क्या कर लीजिएगा, वह चिड़ का तेल है। अगला प्रश्न यहाँ से 57 नंबर है कि निम्न में अत्यधिक क्षारीय है। तो अत्यधिक क्षारीय इसमें हम लोग का जो है MgO है। ठीक, कौन सा है सबसे जो अत्यधिक क्षारीय है। अगला जो प्रश्न हम लोग का कि बूझा हुआ चूना किसके निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो बूझा हुआ जो चूना है यह आपको सीमेंट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। यहाँ पर कह रहे कि निम्न में से कौन सा जो है कि स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण जीवाणु है। तो वह जीवाणु है आपका अजोटोबैक्टर। कौन है, अजोटोबैक्टर। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है। ठीक, यह है किसका उदाहरण है। तो देखिए जो स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आता है आपको स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। ठीक, क्या है ये, स्नायु संबंधी प्रक्रिया। अगला जो प्रश्न है कि नाड़ी की धड़कन यहाँ पर पल्स जो बीट है, रेट है, वह किससे मापी जाती है। तो वह जो नापी जाती है आपका धमनी से मापी जाती है। पल्स रेट धमनी से नापी जाती है। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन है कौन सा पादप हार्मोन है। तो वह है आपका काइनिन जो होता है आपका कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन है। अगला चलिए प्रश्न जो हम लोग का 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुचन गति का उदाहरण नहीं है। तो प्रेरित अनुकुचन गति का जो उदाहरण इसमें से नहीं है वह आपका राइट आंसर होगा जो अंधोकुचन है। यह प्रेरित आकुचन का गति का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक स्तनधारी जो अंडे देता है तो स्तनधारी वो कौन सा है। देखिए वह जो आपका बतख जो चाँच है यह प्लेटिप्स है, ये आपको यह स्तनधारी अंडा देता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का कि तर्कुरूप जड़ें किस में पाई जाती है। ये जो तर्कुरूप जड़ें है ये किस में पाई जाती है। तो यह है जो आपका मूली में पाई जाती है। 66 नंबर प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में जो है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में होती है। तो वह अवस्था है आपका प्रोफेस 1 में आपका जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 67 नंबर है कि विश्व में गौरैया की घटती संख्या के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से डॉट को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक, यहाँ पर 22 मार्च है तो 22 मार्च को प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 24 मार्च है तो 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। और 26 मार्च है तो 26 मार्च को प्रतिवर्ष मृगी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत द्वारा विकसित किस ICBM यहाँ पर ICBM की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। किसकी जो है मारक क्षमता 2000 से अधिक है। तो वह है आपका अग्निक 2 जो है उसका 2000 से अधिक है। अगला प्रश्न है कि गरडी कहाँ का लोक नृत्य है। तो गरडी जो है आपका पौंडुचेरी का लोक नृत्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ
और एरी चद्दर के रूप में मानी जाती है। तो यह किस राज्य के, यहाँ पर किस राज्य के पुरुषों की जो परंपरागत वेशभूषा सोल्ला फतुआ और एरी चादर ये मानी जाती है। तो यह आपका कहाँ का हो जाएगा, ये आपका जो है असम का होगा। ठीक, राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला जो हम लोग का 71वां प्रश्न है कि न्यू डायमंड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक का लेखक है APJ वाजपेयी। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि इंद्राणी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है। तो इंद्राणी जो रहमान है यह है आपके ओडिसी नृत्य के नृत्यांगना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। तो यह स्थित है आपको नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपका सिडनी में है। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिए। सिडनी में नहीं है, ये सिडनी में नहीं है, थोड़ा सा आप लोग इसको कर लीजिए। यहाँ पर वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वियना में। ठीक, चलिए यहाँ से 75 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कह रहा है कि कौन राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कौरव जो राजवंश का संस्थापक था वह आपका वसुदेव था। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया जाता है। तो यह जो किया जाता है आपका 1935 के अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय सरकारों का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है 1921 में ये मालाबार में हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था, ये मालाबार जो कि ये केरल जिला में पड़ता है। ठीक, सॉरी मालाबार जो है ये केरल में पड़ता है। मालाबार एक जिला है केरल का। अगला प्रश्न है कि मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था। तो वह कौन था, वह आपका था जॉन सुरमन जो था यह मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेजी दूतावास का प्रमुख था और जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेज़ों को हटाकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो जो सिराजुद्दौला है ये 1756 में अंग्रेज़ों को हटाकर यह है आपका कलकत्ता पर अधिपत्य कर लिया था, यानी कि उस पर कब्जा कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार किस राष्ट्रीय ने किया। तो यू बोट जो क्या बोलते हैं, यू बोट जो पनडुब्बियों का व्यवहार किया था, यह व्यवहार किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था जर्मनी के द्वारा। राइट आंसर आप लोग ये इसका जो प्रयोग है जर्मनी ने किया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं। तो वह गवर्नर जनरल आपका जो लॉर्ड मेटकॉफ जो है ये आपके भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में विख्यात हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। तो इसका प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ। अगला प्रश्न है कि पूर्व और वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम लोग अवसादी चट्टानें। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है अफ्रीका से गुजरती है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप। तो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप जो हो जाएगा वह दक्षिण अमेरिका होगा। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 86 नंबर है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो जो ओजोन परत है यह आपको समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि दिल्ली से मथुरा तक बनारसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। तो दिल्ली से मथुरा होते हुए फिर बनारसी होते हुए जो कोलकाता को कौन से राष्ट्रीय मार्ग जोड़ती है। तो वह है आपका NH2। ठीक, कौन सी है वो NH2 है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर
किस शहर के पास से होकर गुजरती है? चेन्नई, कोलकाता, भोपाल या फिर श्रीनगर? तो आपका राइट आंसर होगा ये भोपाल से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग है? तो गारो और खासी जो पहाड़ियाँ है ये हिमालय जो है पर्वत श्रेणी का एक भाग है। अगला जो हम लोग का प्रश्न 90 नंबर है, कह रहे कि इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह गोदावरी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल्य कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल्य कर्तव्य जो निर्धारित किए गए हैं आपके भाग आपको जो 4 के ए में जो है ये निर्धारित किए गए हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 92 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो यह किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान करता है? यह आपका करता है प्रावधान जो है अनुच्छेद 363 के अनुसार। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 93 नंबर है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है यह 1953 में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? दल बदल से कौन सा संविधान संशोधन जो है संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये जो आपका 52वां संविधान संशोधन ये जो कि 1985 में हुआ था, यही जो है आपको दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है? कौन से देश की जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 फरवरी को मनाता है, 4 जनवरी को मनाता है। ठीक, तो ये 4 जनवरी को जो मनाता है आपका ये म्यांमार जो है आपको 4 जनवरी को मनाता है। यहाँ पर जो पाकिस्तान है तो ये आपको 14 अगस्त को मनाता है। भारत जो है 15 अगस्त को मनाता है और जो फ्रांस है आपका वह फ्रांस 14 जुलाई को मनाता है। ठीक, तो ये सभी कुछ मनाते हैं अपने। और चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर जो प्रश्न है कि एक वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार के किस विधेयक द्वारा जारी की जाते हैं यहाँ पर जारी करती है? तो देखिए यहाँ से जो हम लोग का ऑप्शन इधर है, कह रहे कि एक वर्ष का राजस्व एकत्र करने का जो प्रस्ताव है सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ये वित्त विधेयक के द्वारा करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि व्यावसायिक बैंक, तो व्यावसायिक बैंक का यहाँ पर कार्य है कि ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देता है। जो व्यावसायिक बैंक होता है ये ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से हम लोग का 98 और 99 और जो 100 है, प्रश्न है कि किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या हैं? देखिए किसी कंपनी के जो ऋण पत्र धारक उसके क्या हैं? तो वह उसके क्या होंगे? वह उसके लेनदार होंगे। राइट आंसर क्या होगा? बी, उसके लेनदार होंगे। अगला जो 99 नंबर प्रश्न है कि ज्वार गुट्टा, यहाँ पर ज्वाला गुट्टा है, ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ यहाँ पर एक्सीलेंस कहाँ स्थापित की गई है? तो ज्वार गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस जो स्थापित किया गया है यह हैदराबाद में स्थापित किया गया। राइट आंसर सी होगा। अगला है कि प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक पहल कहाँ शुरू की गई? तो प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ यह जो पहल शुरू किया गया है यह देहरादून के द्वारा शुरू किया गया। ठीक, ये जो 2 प्रश्न थे आपका करेंट अफेयर के प्रश्न थे। तो चलिए हम लोगों ने जो सेट प्रैक्टिस 16 था इसको कंप्लीट कर लिए और जो सेट 17 है आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।